आज की क्लास में हम एक और मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में ग्रामर के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जैसे एक्टिव पैसिव, इडियम फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, पैरासिंपल सेंटेंसेस, पीक्यूआरएस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग टेस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन लिए गए हैं और एंड में आपको एक क्रॉस टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, टीजीटी, पीजीटी, टेट या फिर अदर किसी एग्जाम की, तो ये क्लास आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपका एक ही वीडियो से फुल ग्रामर का रिवीजन हो जाता है। इसी तरीके के आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट में प्यारा सा ये भी बताया करो करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है हर एक वीडियो में, इसका मुझे आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दे मेड हिम चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो ये जो टेंस है इसका आपको, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बताना है। ये किस में है? ये सिंपल पास्ट में है, यानी वॉज वर्ब प्लस V3 चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेड है वो क्या है? पास्ट फॉर्म है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इज होगा नहीं तो ए तो कट हो गया। यहाँ पर सी भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बी हो जाएगा। हैज बीन भी नहीं होगा, डी वाला भी जो कट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ही वॉज मेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ही वॉज मेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी। वॉज वर लग जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैनेजर शुड अप्रूव द रिपोर्ट। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप सोच लो। यहाँ पर शुड है तो शुड का क्या हो जाएगा? शुड साथ में हम क्या यूज कर देंगे? यहाँ पर शुड बी का यूज हो जाएगा। मॉडल वर्ब में पैसिव में बी लगाया जाता है, इसलिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा शुड बी। अगर एक्टिव में मॉडल वर्ब है तो आपको बस पैसिव में बी ऐड करना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए तो कट हो जाएगा, यहाँ पर शुड में बी नहीं है। बिल भी दिया है, सी भी कट हो गया, डी भी कट हो गया, यहाँ पर शुड हैव बीन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वी हो जाएगा, द रिपोर्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर हो जाएगा। तो यहाँ पर द रिपोर्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे और शुड में शुड बी लगा देंगे। अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, यहाँ पर जो मैनेजर सब्जेक्ट था एक्टिव में, अब वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, द रिपोर्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर हो जाएगा। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द इडियम अंडर द सन मीन। अंडर द सन का मतलब क्या होता है? अंडर द सन का मतलब होता है धरती पर कहीं भी, यानी अर्थ पर कहीं भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडर द सन का ऑन अर्थ हो जाएगा। याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका जो मतलब होता है हल्की या मामूली सी सजा, किसी को हल्का सा सजा दे देना। अ वेरी माइल्ड और लाइट पनिशमेंट हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा, अ वेरी माइल्ड और लाइट पनिशमेंट, किसी को मामूली सजा देकर छोड़ देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ही डैश द ट्रेन ही वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। तो इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? अगर उसने ट्रेन पकड़ ली होती तो वह समय पर पहुंच जाता। ये क्या बता रहा है? जब कोई ऐसा काम बताया जाता है जो पास्ट में हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो वो स्ट्रक्चर होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, जो काम हो सकता था पास्ट में और नहीं हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस V3। तो यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 तो है ही, वुड हैव प्लस रीच्ड या रीच्ड पर V3 है। तो हमें आगे का स्ट्रक्चर फिल करना है, तो इफ लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कौन सा होनेगा? तो यहाँ पर कॉट होगा नहीं, हैज कॉट होगा नहीं, कैचेस होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट को यहाँ पर हमें फिल करना है, तो यहाँ पर बी कट हो गया, डी हो गया, सी हो गया राइट ऑप्शन। इफ ही हैड कॉट द ट्रेन ही वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। अगर उसने ट्रेन पकड़ ली होती तो वह समय पर पहुंच जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, आई विश आई डैश हाउ टू स्विम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो रूल कहता है वो कहता है कि विश प्लस पास्ट टेंस का यूज तब किया जाता है जब हम कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, जो वर्तमान में सही नहीं है। मैं काश मैं तैरना जानता, आई विश आई न्यू हाउ टू स्विम हो जाएगा। रहा है कि पास्ट की कोई बात है जिसको हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? विश प्लस पास्ट टेंस का यूज होता है। अगर लग रहा होगा कि प्रेजेंट में जानता की बात कर रहा है, पर नहीं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, विश प्लस पास्ट टेंस यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, ही वॉज एंट्रस्टेड डैश द कीज।
तो यहाँ पर इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी को किसी की जिम्मेदारी सौंपना। इंटरेस्टेड के साथ में हमेशा विद प्रीपोजिशन आता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद हो जाएगा, क्योंकि ही वॉज इंटरेस्टेड द कीज, उसे जिम्मेदारी सौंपी गई किसकी, चाबियों की। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड विद समथिंग, किसी के जिम्मे कुछ सौंपना, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विद का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ही वॉज प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग द रूम। यहाँ पर प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मनाही या किसी को किसी चीज़ से रोकना। प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, तो यहाँ पर जो राइट प्रीपोजिशन होगा वो फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट है पैराजम्पल सेंटेंसेस है, रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर PQRS को आपको अरेंज करना है, एक सेंटेंस क्रिएट करना है। इनको करने का एक ही तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखो, फिर वर्ब को रखो, फिर ऑब्जेक्ट को रखो, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको रख दो। तो अब हम किस तरीके से बनाएंगे इसको, सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है। अब वी यानी प्रोनाउन है, तो यहाँ पर वी को रख लेंगे वी। अब क्या है, तो क्यू आ जाएगा पहले, क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट को पहले रखा है। अब हमें सब्जेक्ट, इसके बाद क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, तो वो हो जाएगा बेंट हो जाएगा, पास्ट फॉर्म है गो का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो गया, आर हो गया। उसके बाद में क्या, अगर आप चाहो तो इससे भी निकल सकता है, एलिमिनेशन थ्योरी से अगर जाओगे, पर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हम पूरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो क्या है, टू द जू आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, उसके बाद यस्टरडे एंड में चला जाएगा। जो भी टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं वो सबसे एंड में जाते हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा QRPS हो जाएगा। QRPS कहाँ पर है, तो QRPS है सी में हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा जो बी था, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो गया। उसके बाद में वी वेंट वर्ब रख दिया, उसके बाद में हमने क्या रखा, टू द जू रखा, और उसके बाद में यस्टरडे को रख दिया, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा QRPS। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको भी आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, PQRS वाला सेंटेंस है। अब इसमें करना क्या है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, अगर कोई भी किससे शुरू हो रहा है, आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो सकता है किसी भी सेंटेंस का। तो यहाँ पर द प्रोजेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, किसकी बात करी जा रही है पूरे में, अगर आप समझोगे द प्रोजेक्ट बिफोर अ डेडलाइन वॉज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे, तो द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है, यहीं से स्टार्ट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट को इसमें रख लो, पी हो गया, पहले तो पी आने वाला है, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब होता है ना, तो उसमें वॉज कंप्लीटेड हो जाएगा, टू हो गया, पी आर हो गया, पी के साथ में आर हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद में, और बिफोर द डेडलाइन उसके एंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड सक्सेसफुली बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पर अगर हम इसको अलग से समझने की कोशिश करें पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो द क्या है, आर्टिकल है, प्रोजेक्ट नाउन है, वॉज कंप्लीटेड वर्ब है जो कि पास्ट पैसिव है, सक्सेसफुली एक एडवर्ब है, बिफोर प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, और डेडलाइन एक नाउन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PRSQ हो जाएगा, PRSQ हमने इसमें देख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर मैनी ईयर्स द साइंटिस्ट इन द लैब वर्क टायरलेसली। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द साइंटिस्ट से स्टार्ट हो रहा है, साइंटिस्ट की बात हो रही है इसमें। उसके बाद में देखो हमने पहले क्यू को रख लिया है, क्यू हो जाएगा हमारे स्टार्टिंग में, तो क्यू ही आएगा। उसके बाद में क्या रखेंगे, हम वर्ब को रखेंगे जो कि क्या है, वर्क टायरलेसली है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू के बाद में अब क्या रखेंगे, एस को रख देंगे, QS हो जाएगा। अब क्या रखना है हमें, द साइंटिस्ट वर्क टायरलेसली इन द लैब फॉर मैनी ईयर्स। टाइम को हम किसी भी समय को हम सबसे पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पर फॉर मैनी ईयर्स को तो हम सबसे पीछे ले जाएंगे, पी सबसे बाद में आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पेयर बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, QRQSRP। तो यहाँ पर कहाँ मिल रहा है हमें, अब हम अपने ऑप्शन में देखना है, तो QSRP यानी फर्स्ट वाला ही जो है ना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी आपको अरेंज करना, द एग्जाम शी पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। अब मैं बता दूं, विद फ्लाइंग कलर्स उड़ते हुए रंग नहीं है, इसका मतलब होता है अच्छे नंबर से पास करना। इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अच्छे नंबर से पास करना। शी पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, उसने बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा को उत्तीर्ण किया। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होने के लिए एक क्या होना चाहिए, एक नाउन हो सकता है, एक सब्जेक्ट सेंटेंस का प्रोनाउन हो सकता है, तो शी से स्टार्ट हो जाएगा, शी हो जाएगा। अब वर्ब क्या है, पास्ट, उसने किया, तो पास्ट हो जाएगा, शी पास द एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे, द एग्जाम हो गया। उसके बाद में विद फ्लाइंग कलर्स यानी फ्रेज को सबसे एंड में लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर जो क्या बनेगा आपका जो सीक्वेंस बनेगा, क्या बनेगा, क्यू बनेगा,
और उसके बाद में आर आ जाएगा, शी पास्ड हो जाएगा, द एग्ज़ाम यानी पी हो जाएगा, उसके बाद में एस आ जाएगा, विथ फ्लाइंग कलर्स हो जाएगा। तो क्या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? QRPS। आई थिंक ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम एक ऑप्शन को क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब होता है उलझना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंफ्यूज होना हो जाएगा, अनक्लियर और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कंफ्यूज हो जाएगा। क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, एक्सप्लेन तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ऑफस्केट का मतलब होता है उलझना होता है, तो आपको ये याद रखने हैं। और एक्स्ट्रा वर्ड भी मैं बता रही हूँ, एग्जाम में इनमें से भी कोई आ सकता है। तो शेड हो जाएगा उलझना यानी कंफ्यूज होना, शेड हो जाना, ऑब्सक्योर हो जाएगा जो अस्पष्ट होता है, पेल हो जाएगा, PALL पेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बेडियम हो जाएगा, BEDIM। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ पल्क्रिट्यूड। तो पल्क्रिट्यूड का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य। तो इसमें जो राइट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्यूटी हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्यूटी हो जाएगा, यानी सौंदर्य की जो बात करता है पल्क्रिट्यूड मीन्स होता है फिजिकल ब्यूटी की बात। और भी इसके सिनोनिम देखें तो सेडक्टिवनेस हो जाएगा, लिशियसनेस हो जाएगा, और क्या हो सकता है? न्यूबिलिटी हो सकता है। तो ये वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं पल्क्रिट्यूड के, ये सारे सिनोनिम है। पल्क्रिट्यूड का मतलब होता है, क्या होता है? एक शारीरिक सुंदरता होता है, फिजिकल ब्यूटी से मतलब होता है। कमलीनेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डिजायरेबिलिटी हो सकता है, और एक हो सकता है लवलीनेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं? सेडक्टिवनेस, लिशियसनेस, न्यूबिलिटी, कमलीनेस, डिजायरेबिलिटी, लवलीनेस और शेपलीनेस भी हो सकता है। तो पल्क्रिट्यूड के ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम ऑफ पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का आपको उल्टा वर्ड बताना है, यानी एंटोनिम बताना है। अभी तक हम सिनोनिम देख रहे थे, अब हमें एंटोनिम बताना है। सबसे पहले पार्सिमोनियस का मतलब देखते हैं। इसका मतलब होता है कंजूस, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जेनरस हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम जेनरस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी कि एक आलसी व्यक्ति। इंडोलेंट मतलब होता है एक आलसी, जिसका एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव पर्सन। लेजी, स्लगिश, आइडियल, तो इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन 17 है, वन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली पजेस। मतलब एक व्यक्ति जो इतना दिखावा करता है बहुत बुद्धिमान होने का, पर वो क्या है? बिल्कुल दिखावा करता है। तो ऐसे दिखावटी जो पर्सन होता है उसको शार्लेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शार्लेटन बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग भी याद कर लो। और कॉनिशर का मतलब होता है एक विशेषज्ञ होता है। स्पेशली वो पर्सन को कॉनिशर बोलते हैं जो खाने पीने के जो जजेस होते हैं, यानी जो खाने पीने की पाक कला को बहुत अच्छे से जज करते हैं, तो उनको वो जो इस क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं। सुंदरता को जो वर्णन करते हैं उनको भी कॉनिशर बोलते हैं। तो हमने देख लिया है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारवादी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक व्यक्ति जो खुशी में और दुख में एक समान रहता है, वो स्टोइक पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। रिकमेंडेशन की स्पेलिंग क्या होती है? रिकमेंडेशन की जो सही स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी RECOMMENDATION हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी है स्पेलिंग जो करेक्ट है? वो बी है, RECOMMENDATION, RECOMMENDATION। यहाँ पर बी और सी में दोनों में राइट स्पेलिंग आ गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्वेस का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एक्वेस का मतलब होता है संतुष्ट करना या फिर किसी से सहमत होना। इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे एक्सेप्ट, अकोमोडेट, एडेप्ट, एडजस्ट, अग्री, अलाउ, अप्रूव, वाई, कंसेंट, डिटो, जेब, ओके, पास, रिकनसाइल, सेट, सबमिट। तो राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर ईच यूज हो जाएगा क्योंकि ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईच इज सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, नीदर ऑफ द बॉयज डैश गिल्टी। तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नीदर इज सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब। नीदर के साथ में ईदर, नीदर के साथ में क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इज हो जाएगा। नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईदर नीदर हमने देख लिया सिंगुलर वर्ब लेता है। अब नेक्स्ट है, द मून स्माइल डाउन ऑन अस। जब निर्जीव वस्तुओं को मानवीय यानी इंसान मान लिया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सन बना दो किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को, तो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। एज ब्रेव एज अ लॉयन, ऐसे बहादुर जैसे शेर, तो ये सिमली है। एज से कंपेरिजन हो रहा है। ही वॉक्ड स्विफ्टली टू अवॉइड मिसिंग द ट्रेन।
तो यहाँ पर जो स्विफ्टली वर्ड है वो क्या बता रहा है, वॉकड यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। वह कैसे भागा, तेज भागा क्योंकि उसकी ट्रेन ना छूट जाए। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, यहाँ एडवर्ब है। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्विफ्टली का एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। रीडिंग बुक्स रेगुलरली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ये रीडिंग क्या है, रीडिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। और रीडिंग यहाँ पर क्या है, रीडिंग एक्ट्स एज अ नाउन हियर, जीरंड। यहाँ पर रीडिंग जीरंड की तरह काम कर रहा है। वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये नाउन जीरंड है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ही वॉज कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ आएगा, वो अपनी सफलता को लेकर क्या है, निश्चित है। नेक्स्ट है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव हैज को यहाँ पर हैड में चेंज कर देंगे। तो ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पर ए तो कट हो जाएगा, बी भी कट हो गया, सी भी हो गया। और ही सेड दैट, तो यहाँ पर जो आई था फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज किया तो ही हो गया, हैड कर दिया हैव को, कंप्लीटेड। अब यहाँ माई यानी आई का ऑब्जेक्ट है तो उसको भी वहाँ से ही से चेंज किया तो हिज हो गया, हिज होमवर्क हो जाएगा। इररेजिस्टिबल की सही स्पेलिंग ए है, IRRESISTIVLE, अत्यंत क्या है, ताकतवर, एकदम आकर्षक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, द टीचर सेड लेट द बॉय डू द वर्क। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क। यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लोस्टर्स को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि इतने में अभी इतना ही आ रहा है। तो अभी 30 क्वेश्चन ही थे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और होमवर्क मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।